3 अगस्त 2026 बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी उम्मीद बड़े बड़े राजनीतिक पंडित को भी नहीं थी। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट, जो पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती थी, वहां एक नया इतिहास लिखा जा चुका था। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को 19,000 से अधिक वोटों से हराकर अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की। जो शख्स कल तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता था, आज वह खुद जनता के वोट से सीधे विधानसभा पहुंच चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक फिर से सबसे बड़े किंग मेकर बनने की यह कहानी कितनी दिलचस्प है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर के जन्म से लेकर 2026 के इस ऐतिहासिक उपचुनाव तक का पूरा सफर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार है और आप देख रहे हैं कल्चर मीडिया। प्रशांत किशोर, जिन्हें आज दुनिया पीके के नाम से जानती है, उनका सफर शुरू होता है साल 1977 में। उनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे एक सरकारी डॉक्टर थे और मां सुशीला पांडे एक गृहिणी थी। बाद में उनका परिवार बक्सर शिफ्ट हो गया, जहां प्रशांत किशोर अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उस दौर में प्रशांत किशोर ने बिहार की ज़मीनी हकीकत को बहुत करीब से देखा। गरीबी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। लेकिन प्रशांत किशोर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बक्सर के स्कूलिंग के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकले। उन्होंने लखनऊ के विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर से हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री ली। उसकी शादी डॉक्टर जानवी दास से हुई, जो असम की ही रहने वाली है और पेशे से एक डॉक्टर है। दोनों का एक बेटा भी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रशांत किशोर किसी कॉरपोरेट कंपनी में जाने के बजाय पब्लिक हेल्थ सेक्टर को चुना। उनकी प्रतिभा के दम पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में उन्हें काम करने का मौका मिला। उन्होंने लगभग 8 साल तक यूएन के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया। वे अफ्रीका के 4 देश में यूनिसेफ के सोशल पॉलिसी और प्लानिंग के प्रमुख बन चुके थे। लेकिन साल 2011 में उनके जीवन का एक नया मोड़ आया। यूएएन में रहते हुए उन्होंने भारत के कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया। यह पेपर तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजा गया। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान गया गुजरात के तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर का डेटा एनालिसिस और स्ट्रैटेजिक सोच के बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने प्रशांत किशोर को गुजरात आने का न्योता दिया और यहीं से प्रशांत किशोर की संयुक्त राष्ट्र की अपनी आलीशान अंतर्राष्ट्रीय नौकरी को छोड़कर भारतीय राजनीति की दलदल में कदम रखने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर भारत लौटने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की टीम के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2012 में गुजरात विधानसभा में चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर फिर से निर्वाचित कराने में बेहद अहम भूमिका निभाई। साल 2012 के गुजरात चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर द्वारा नरेंद्र मोदी के लिए किए गए प्रमुख कार्य और रणनीति को इस प्रकार है। विवेकानंद युवा विकास यात्रा। प्रशांत किशोर ने साल 2012 में चुनाव प्रचार के दौरान व्यापक राज्यव्यापी यात्रा की रूपरेखा तैयार की और इसे जमीन पर उतारा। इसके जरिए नरेंद्र मोदी को राज्य के युवाओं को सीधा संपर्क साधा। ब्रांडिंग मोदी का निर्माण। आपको बता दें, उन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि को एक कड़े हिंदूवादी नेता से बदलकर एक विकास पुरुष की प्रो डेवलपमेंट लीडर और आधुनिक प्रशासन के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई। लागत प्रभावी चुनाव प्रचार। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो हाईटेक अभियानों को बेहद कम खर्चा और कम संसाधनों में मैनेज कर लेते थे, जिनसे नरेंद्र मोदी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हाईटेक प्रचार की शुरुआत हालांकि 3D रैलियां और चाय पर चर्चा जैसे बड़े अभियान मुख्य रूप से साल 2014 में लोकसभा चुनाव में देशव्यापी स्तर पर प्रसिद्ध हुए। लेकिन तकनीकी डेटा आधारित नींव प्रशांत किशोर ने साल 2011-12 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ही रखती थी। भाषणों की रूपरेखा। प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे से रहकर नरेंद्र मोदी के कई प्रमुख चुनावी भाषणों के प्रमुख पॉइंट्स को स्क्रिप्ट में भी सहयोग दिया था। साल 2012 के इस सफल अभियान की वजह से ही प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी के बीच का रिश्ता गहरा राजनीतिक तालमेल बना, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने साल 2013 में सिटीजन्स फॉर
अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नामक संस्था बनाई और मोदी के 2014 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव के अभियान की भी कमाल संभाली। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय चुनावों को पारंपरिक जातिगत समीकरण से निकालकर डेटा, सोशल मीडिया और कॉरपोरेट स्टाइल ब्रांडिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। चाय पे चर्चा और 3D होलोग्राम रैलियां जैसे बेहद कामयाब कैंपेन प्रशांत किशोर के दिमाग की ही उपज था, जिसने नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की गद्दी पर बैठाया। दर्शकों, 2014 की प्रचंड जीत के बाद हर कोई मान रहा था कि प्रशांत किशोर को PMO के किसी बेहद रसूखदार पद पर बैठेंगे, लेकिन अचानक दोनों की राहें अलग हो गई। पीके खुद खुलासा किया है कि PMO में नौकरी नहीं चाहते थे, बल्कि वे सरकार चलाने के तरीके में लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञों को शामिल करना चाहते थे। जब नरेंद्र मोदी सरकार इस समानांतर व्यवस्था के लिए तैयार नहीं हुई, तो स्वाभिमानी पीके ने सत्ता के गलियारों को छोड़कर अपनी नई राह चुन ली। साल 2014 में दिल्ली के लुटियंस जोन में नरेंद्र मोदी की टीम अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो सीधे पटना पहुंचे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के पूरी तरह से टूट चुके थे। उसने एक ऐसा सारथी की जरूरत थी जो उनकी डूबती हुई नैया को पार लगा सके, और पीके की जरूरत थी एक ऐसे मंच की जहां पे वो साबित कर सके कि साल 2014 की लोकसभा की जीत सिर्फ मोदी की लहर नहीं, बल्कि उनकी रणनीति की कमाल थी। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के लिए अपने सरकारी बंगले यानी 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। पीके सिर्फ नीतीश कुमार के सलाहकार नहीं, बल्कि वे महीने तक उसी मुख्यमंत्री आवास के लिए हिस्से में रहने लगे। नीतीश कुमार शायद यह पहली बार था जब कोई चुनावी रणनीतिकार सीधे मुख्यमंत्री के घर में रहकर वहीं से सरकार और चुनाव की पूरी कमाल संभाल रहा था। साल 2015 में बिहार में धूर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक साथ लाकर महागठबंधन जिताया। 2015 के चुनाव में इस रणनीतिक गठजोड़ ने कमाल कर दिया और पीएम मोदी की तमाम रैलियां और बीजेपी के भरी भरकम मशीनरी के बावजूद नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन ने बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल किया। प्रशांत किशोर की रणनीति ने नीतीश कुमार को फिर से बिहार के सिंहासन पर बैठा दिया। नीतीश कुमार पीके के इस एहसान और काबिलियत से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को केवल रणनीतिकार नहीं बनाए, बल्कि उन्हें बिहार विकास मिशन का उपाध्यक्ष बना दिया। इस पद के साथ प्रशांत किशोर को सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा और तमाम सरकारी सुविधाएं दी गई। वो नीतिगत फैसले में सीधे मुख्यमंत्री के साथ सबसे पावरफुल इंसान बनकर उभरे। हालांकि राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण बाद में इस रिश्ते में भी दरार आई, लेकिन नीतीश कुमार के आवास में रहकर लिखी गई वो महाविजय की कहानी आज भी भारतीय चुनाव प्रबंधन के इतिहास का एक सबसे बड़ा अध्याय मानी जाती है। उसके बाद दौर आता है साल 2017 का। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब द कैप्टन कैंपेन चलाया और कांग्रेस की वापसी कराई। साल 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर 3600 किलोमीटर की लंबी प्रजा संकल्प यात्रा डिजाइन की और प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद दौर आता है साल 2020 दिल्ली चुनाव का। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाई और 70 में से 62 सीटें जीती। फिर साल आता है 2021 पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को बीजेपी के भारी चुनौती के बावजूद बम्पर जीत दिलाई। साल 2021 में बंगाल चुनाव की जीत के बाद प्रशांत किशोर एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अब किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता के लिए चुनावी रणनीति नहीं बनाएंगे। वो समझ चुके थे कि चुनाव जिताने से व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलने के लिए खुद जमीन पर उतरना होगा। 2 अक्टूबर साल 2022 को उन्होंने गांधी आश्रम भितिहरवा मोतिहारी के अपनी ऐतिहासिक जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत की। 3000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी इस पदयात्रा में उन्होंने बिहार के हर गांव में जाकर लोगों से अपील की, जाति और धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो, अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट दो। आखिरकार 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी यानी JSP का गठन हुआ। पार्टी तो बन गई, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को वोट शेयर तो मिला, लेकिन सीटें नहीं मिली। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि रणनीति बनाना और खुद चुनाव जीतना 2 अलग बातें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर हार मानने वालों में से नहीं थे। साल 2026 के मध्य में पटना के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर
हुए उपचुनाव घोषित हुआ। यह सीट वरिष्ठ नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई। प्रशांत किशोर ने खुद सीधी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। बांकीपुर को 1995 से बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी सांगठनिक ताकत झोंक दी और जब 3 अगस्त 2026 को मतगणना का दिन आया तो प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों से अंतर से हराकर अपनी पहली व्यक्तिगत जीत दर्ज की। इस एक उपचुनाव की जीत ने जन स्वराज पार्टी की खाता तो खोल ही दिया और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के आलोचकों को भी मुंह पर हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर्दे के पीछे से चाणक्य अब खुद जनता की अदालत में सीधे मोर्चे पर खड़ा है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की यह उपचुनाव जीत आने वाले समय में बिहार की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल कल्चर मीडिया को देखते रहिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।